होता था ना मेरे को जो चीज़ें याद रहती थी ना मैं ध्यान देता था पढ़ाई में, क्योंकि एक समाज में डरा चला आ रहा है। पेरेंट्स अभी ये बोलते हैं लिख लिख के याद करके दिखाओ, लिख लिख के याद करके दिखाओ। अब हमारे जैसे पर्सन को तो सुनकर याद होता था, मैं बोलकर बहुत ज़्यादा याद कर सकता हूँ, लिखने वाले में मेरे को आता था बहुत ज़्यादा आलस। लेकिन हमारे पेरेंट्स को भी जैसे परवरिश हुई है वैसे ही वो आगे बता रहे हैं, तो उनका भी कहना यही था लिख लिख के याद करके दिखाओ। जब धीरे धीरे मैंने एनालिसिस किया कि यार लिख कर मुझे चीज़ें याद नहीं होती, जब मैं बोलता हूँ तो जल्दी याद कर लेता हूँ। तो वैसे ही आज के ज़माने में इस जो टेस्ट है DMIT टेस्ट, जो कि एक तरह से बच्चों के लिए गॉड गिफ्ट है या बहुत अच्छा जो है ज़रिया है बच्चों का ये पता लगाने का कि उनको चीज़ें कैसे याद हो। अब मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ। बच्चों में क्या है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो इस रिपोर्ट में दिया हुआ आता है CQ लेवल, उनका क्रिएटिविटी क्वोशेंट कैसा है। अगर बच्चा बिल्कुल एकाग्र नहीं है, कभी आपने महसूस किया हो कि बच्चा बुक लेके बैठा है पढ़ रहा है और 1 घंटे बाद अगर आप पूछते हैं कि आपको क्या ये याद हुआ, तो 70% उसके दिमाग से आउट हो जाता है, 30% ही वो कैरी करता है। इसका मतलब 1 घंटा कर क्या रहा था, पढ़ तो रहा था लेकिन चीज़ें उसके दिमाग ने कैरी नहीं की, दिमाग में याद नहीं रहा। और कैरी करने का काम हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करा के राइट ब्रेन में स्टोर करता है। लेकिन ना राइट ब्रेन बैलेंस है ना लेफ्ट ब्रेन बैलेंस है, तो उसको हम बैलेंस करने की इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बताते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे जो है कंसंट्रेशन तो उनका है या नहीं है, लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ को ध्यान से पढ़े, लेकिन कौन से लर्निंग पैटर्न से पढ़े, वो 3 तरह के पैटर्न है। क्या उन्हें देखा हुआ बहुत याद होता है, क्या वो सुना हुआ बहुत याद रखते हैं, क्या वो लिख लिख के याद करते हैं। तीनों में से जो पैटर्न उन बच्चों का बहुत बेस्ट दिया हुआ आता है, अगर उसी पैटर्न से कराया जाए उनको याद, तो वो चीज़ें जल्दी याद कर लेंगे और उनका ध्यान लगने लगेगा और मन भी लगेगा। तो लर्निंग पैटर्न का विषय ध्यान रखा जाए पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए। सर वाकई में आपने बहुत शानदार तरीके से चीज़ बताई। एक्चुअली ये जो आपने क्या कुछ मतलब आप अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि मुझे तो स्पेशली इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है नहीं कि क्या चीज़ है ये। वैसे तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपके मार्फत जो है यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी और ये कंसेप्ट जो है और ज़्यादा बृहद रूप ले पाएगा और ज़्यादा इसका प्रचार हो सकेगा, जल्दी फैल सकेगा। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। तो मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे जिस तरह से आपने बात की अभी, मुझे लग रहा है कि आप पूरी तैयारी करके आए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी जो आपने मेरे से DMIT और मिड ब्रेन के बारे में पूछा है उसका मैं ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि आगे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जवाब शायद इस कंसेप्ट को पूरा तरीके से हम बता ही पाएंगे। तो DMIT सर एक करियर काउंसलिंग टेस्ट है जिसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, और जो इस टेस्ट के अंदर बच्चों की बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगता है, उनके ब्रेन पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी ब्रेन की डोमिनेंसी क्या है, उन बच्चों का जो लर्निंग पैटर्न क्या है, उनका जो 4 तरह के पिलर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इनका IQ लेवल किस तरीके से है, कितना % है, EQ लेवल कैसे वर्क करता है, CQ लेवल कैसे वर्क करता है, या इन बच्चों का जो है एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, इनकी करियर काउंसलिंग की जा सकती है, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है उसके आधार पे। तो अभी जैसे जैसे आप पूछेंगे इस कंसेप्ट के बारे में मैं जानकारी दूंगा। लेकिन अभी आपने जैसा पूछा मिड ब्रेन एक्टिवेशन, तो इस रिपोर्ट के अंदर जो वीकनेसेस निकल के आती है बच्चों की, क्योंकि हर बच्चा हर फील्ड में तो माहिर होता नहीं है, लेकिन अगर उसकी इच्छा हो किसी फील्ड को, किसी अपने कमज़ोर पार्ट को मजबूत करने के लिए, तो उसे एक अगला वर्कशॉप कराया जाता है जिसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं। जैसा कि किसी बच्चे की अगर हेल्थ वीक हो तो उसे एक टॉनिक दिया जाता है ताकि उसकी हेल्थ बन सके। उसी तरीके से इस वर्कशॉप से बच्चों की जो छुपी हुई प्रतिभा है वो तो निखरती है, लेकिन जो चीज़ें वीक रह गई वो ओवरकम होती है। तो ये दोनों ही मिला जुला कंसेप्ट है, इस तरीके से हम करते हैं। सर आपसे बात करते करते आपकी बात जो आपने बताई है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक चीज़ मैंने नोटिस की सर, आपकी कंपनी का जो आपका फर्म का जो नाम है उस आधार पर, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे लोग एक नया स्टार्टअप करता है तो ओला उबर ETC से रखता है, तो आपने जो रखा नाम 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये मैथमेटिकली कैसे साउंड कर रहा है 360 डिग्री चेंज? वैसे आपका प्रश्न मेरे लिए तो नया नहीं, लेकिन अक्सर हम लोग सुनते हैं तो लोगों का कहना होता है, क्योंकि सभी लोग मैथमेटिकली नाम रखते नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री DD शर्मा जी, उनका दिया हुआ ये नाम है कंपनी को, और उनका ऐसा कहना था कि 360 डिग्री चेंज यानी होल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हमारे सर का ये मानना है, MD सर का, कि आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से चेंज हो जाएं। यानी कि अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनना,
यानी कि अगर एक एग्जांपल और दूं तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट के बारे में, और आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको देखकर मैं भी ये समझ पा रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और शायद इस कंसेप्ट को समझ के मेरी प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ से इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब आप कहीं और जाते हैं तो आप मेरी बुराई करते हैं एग्जाम्पल के लिए, कह रहे हैं ना, अरे क्या आता है उनको, उस कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये दोहरा जो विचार है, दोहरा चरित्र हो गया। तो बच्चा बाहर से कुछ सोच रहा है, अंदर से कुछ सोच रहा है, तो इंटरनली और एक्सटर्नली जो बच्चे ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसको हम लाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से सेम रहें, जैसे बाहर से दिखाई देते हैं वैसे ही अंदर से रहें। इस तरीके से 360 डिग्री चेंज, जैसे स्वामी नरेंद्र विवेकानंद जो है पहले नरेंद्र थे, बाद में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका और वो बन गए विवेकानंद। इसी तरीके से हम भी बच्चों को पूरा होल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, इसलिए कंपनी का नाम है 360 डिग्री, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा और चेंज होना। तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपका आंसर सुनकर, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इंतज़ार कर रहा था जिस विषय को जानने के लिए, मुझे आज उसका जवाब मिल गया है। इसी के साथ सर मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने देखे, और पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो आप DMIT एंड ऑल कर रहे हैं, तो इस पर मैंने क्वेश्चंस इकट्ठे किए कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो पेरेंट्स पूछते हैं या फिर उनके डाउट्स रहते हैं अपने बच्चे को लेकर, अपने जो स्टूडेंट्स को लेकर, उनके मन में काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, ये हमारी बात नहीं मानता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या आप तैयार हैं सर? बिल्कुल सर, हम तो तैयार हैं। अच्छा सर, चलो शुरू करते हैं सर। इससे पहले एक छोटा सा सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सर आपके बारे में जानना चाह रहा था कि आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की, इसके पीछे आपका क्या विज़न है और आप इसको किस आखिरी मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं सर? देखिए सर, मेरे को 8 साल हो गया इस फील्ड में और 8 साल से हम लोग जो इस कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी पूरे इंडिया के अंदर तो हम लोग 19 स्टेट्स के अंदर हम लोगों का जो है ये फ्रेंचाइजी मॉडल भी चल रहा है, और हम लोगों ने अवेयरनेस लाई है। लगभग 225 फ्रेंचाइजीज हम लोग दे चुके हैं, 200 से ज़्यादा स्कूल्स हम लोगों ने अभी तक करी है, और आप यूट्यूब पे भी हमारा देख सकते हैं कि 1300 से ज़्यादा हम लोगों के सेमिनार है। और जैसा कि मेरा कहना है, या मैं मानता हूँ कि पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको अदर कोई कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो ये प्रोग्राम स्कूल में शायद ही करती हो, कोई कंपनी नहीं होगी हमारे अलावा, या हमारी दी हुई फ्रेंचाइजी नहीं हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके किया होगा। अभी जैसा आपने पूछा जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए 8 साल पहले मैं भी कोचिंग लाइन में था और बच्चों को पढ़ाने का काम ही था, तो मेरा शुरू से ही बच्चों के साथ तालमेल रहा है, और मैं उनकी साइकोलॉजी को बेटर तरीके से समझता हूं, और मैं उन्हें पढ़ाता था। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जहाँ भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता था, मेरे द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता था। और हमारे जो इंस्टीट्यूट जो मैं रन करता था उसे प्राज्ञ प्राज्ञ कोचिंग के नाम से, भी 8 साल पुराना है, याद भी नहीं रहा, लाइन छोड़ दी हमने। प्राज्ञ कोचिंग के नाम से था हमारा, प्राज्ञ ग्रुप ऑफ कोचिंग के नाम से सेंटर था, तो हम लोग रन करते थे। उसके बाद में जो है मैंने देखा बच्चों के अंदर जिस तरह की आपने चीज़ें पूछी, बच्चे अनमने हो जाते हैं, पेरेंट्स से उनका तालमेल नहीं रहता, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, देख भी रहा है हमारे को, लेकिन दिमाग में चीज़ नहीं जा रही है। आधे घंटे बाद पूछेंगे क्या समझाया, तो जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता, तो मैं कहीं ना कहीं खोज में ही था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ मिले जिससे हम जान पाए कि क्या वाकई बच्चा इस कंपटीशन एग्जाम के लिए बना है, क्या वाकई बच्चा इस साइंस के लिए बना है, क्या वाकई बच्चा इस अकाउंट्स के लिए बना है, आखिर वो जन्मजात क्या प्रतिभा लेकर आया, इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। उसी खोजबीन में करते करते हमारे संपर्क में एक नीदरलैंड से एक लेडी हमारे संपर्क में आई, जिनका नाम एनी के रिवोल्ड है। अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया, अभी वो नहीं है, लेकिन वो हमें ये कंसेप्ट जो है के बारे में अवेयर करके गए और हमें सिखा के गए। तो हमने ये कंसेप्ट जो है मालूम किया, तो सिंगापुर में बहुत अच्छा चल रहा था, वहाँ से हमने इस कंसेप्ट को जो लिया, और इस कंसेप्ट को अभी इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम से फैला रहे हैं। और न केवल ये कंसेप्ट, कम से कम 6 या 7 कंसेप्ट है जैसे इंडिया में फैला रहे हैं। और हम लोगों का पूरा जो इस साल 25,000 बच्चों की काउंसलिंग करना है, वैसे लगभग 1,76,000 बच्चों को अभी तक हम लोग अवेयर कर चुके हैं और इस कंसेप्ट से लाभान्वित कर चुके हैं, काउंसिल कर चुके हैं। लेकिन अभी हमारा इस साल का तो मिशन है 25,000 बच्चों को टच करना, और जो पूरा जो लंबे टाइम का विज़न है वो है कि पूरे 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम लॉन्ग टर्म, जो अभी हमारा जो मैं देख पा रहा हूँ, वो हमारा विज़न है कि 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम लोग इस कंसेप्ट को फैलाएं।
और उसमें आप जैसे ही लोगों के सहयोग से ही हम लोग इस कंसेप्ट को आगे फैला पाएंगे और सारे बच्चे इस देश के और पूरे वर्ल्ड के इसका फ़ायदा उठा सके। यही हमारा अभी मिशन है, इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद सर। वैसे मैं काफ़ी न्यूज पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, तो मैंने एक चीज़ सर ऑब्ज़र्व की कि काफ़ी बिजनेस आते हैं, नए नए आते हैं, ये अर्निंग ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है, और फिर वो जो है धीरे धीरे अपने स्तर को कम कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं गुमनामी के समंदर में डूब जाता है। राइट। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को लेकर अगर कोई और भी करना चाहे, ठीक है, तो इसके प्रति आपका क्या, आप पूरी तरह से आश्वस्त है इस विषय में? देखिए, और जो बिज़नेस यूट्यूब पर या किसी भी जगह देखने में आते हैं उस विषय में तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसा मेरा मानना है कि दो तरह के जो बिज़नेस होते हैं उनमें कभी मंदी नहीं आती है, वो कभी बंद नहीं होते। जैसे एजुकेशन लाइन जो है वो बहुत अच्छे से आदमी रन कर सकता है, उसमें बच्चों का फ़ायदा है, समाज का फ़ायदा है, और पैसा बाय प्रोडक्ट अपने आप आना ही है, क्योंकि आप और एक तरह से समाज सेवा भी कर रहे हैं। और जो दूसरा है वो हेल्थ का सेक्टर है, जिसमें लोग बीमार होंगे और हमें उनको ठीक भी करना है, तो ठीक करने के बदले जो फीस मिलती है वो बाय प्रोडक्ट है, पैसा वो तो आना ही है। तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़बरदस्त ग्रो करते हैं, उनमें कभी मंदी नहीं आती है। तो ये वाला फील्ड अगर कोई चुनता है तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया, क्योंकि हमारा भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ ही काम है। इसमें करियर काउंसलिंग की जाती है और काउंसिल करते हैं, और हम लोग हमारा टाइम देते हैं, तो टाइम तो एज गुड एज मनी है। तो उसके अगेंस्ट में जो हमें फ़ीस मिलती है वो पैसा बाय प्रोडक्ट हमारी इनकम है, लेकिन बच्चों का भी फ़ायदा होता है और एक सोशल, या मैं यूँ कहूँ कि रियल सोशल कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को। तो हम लोग इस काम को कर रहे हैं, और मैं आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि जो हमारे इस मुहिम में और हमारे साथ में जुड़कर इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंचाइजी लेके। और अगर हमारे हाथ ज़्यादा होंगे या फ्रेंचाइजी ज़्यादा होंगी, दोनों एक सी बात होगी, तो हम इसको जल्दी से जल्दी पूरे इंडिया में बच्चों को फ़ायदा दे पाएंगे, पूरे वर्ल्ड में फ़ायदा दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से समझाया हमें। अब सर मुद्दे की बात पे आते हैं, जो मैं आपके जिस विषय के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो मेरे एक तरह से पर्सनल क्वेश्चन थे जो मैं आपसे जानना चाहता था। सर, जब मैं आ रहा था अपने घर से, तो मैंने अपने भैया को बताया था कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और इस प्रकार की एक्टिविटी रन करते हैं। तो जो हमारा भतीजा है, ठीक है, मतलब भैया का जो लड़का है, वो काफ़ी मतलब चंचल है, ठीक है, तो वो थोड़ा परेशान है। तो उनका क्वेश्चन था, मैं उन्हीं का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या फिर ये हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन हो कि अपने बच्चे का, ठीक है, उसका इनबॉर्न टैलेंट कैसे पता कर सकते हैं, या फिर उसके हुनर को पता किया जा सकता है क्या? वैसे तो भाई इनबॉर्न टैलेंट तो माँ बाप से ज़्यादा बेस्ट कौन जान सकता है, क्योंकि माँ बाप ने इन बच्चों को पैदा किया है और वही उनके मेंटर होते हैं, तो और आदर्श भी वही होते हैं। तो माँ बाप से ज़्यादा तो बेटर कौन बताएगा। लेकिन अभी प्रचलन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा है, जिसे हम DMIT टेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये पूरा वैज्ञानिक आधार रखता है, और पिछले 8 साल से हम लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत सी स्कूल में हम लोग कर चुके हैं, और बच्चों की बहुत काउंसलिंग करी है, पेरेंट्स का बहुत अच्छा रुझान रहा है इसको देखते हुए। तो ये जो टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट में हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, और फिंगरप्रिंट के एनालिसिस पे, या मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एक अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं हम। अब हाथ में टोटल 10 है, तो 30 फिंगरप्रिंट हुए। इन फिंगरप्रिंट के एनालिसिस पे जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट में बच्चे की जन्मजात प्रतिभा आती है कि वो इनबॉर्न टैलेंट क्या लेकर पैदा हुआ है। उस फील्ड में अगर बच्चे को डाला जाए तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो दी गई इंटेलिजेंस है, उसकी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, वो उसके अंदर ही निकल के आती है। उसका इनबॉर्न टैलेंट क्या है, उसी को देखते हुए हम बच्चों को आगे उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आगे बढ़े और अपनी लाइफ में एक्सेल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो ये है कि ये शायद इससे मिलता जुलता ही है कि क्या हम अपने बच्चे के अंदर कोई विशेष टैलेंट या योग्यता पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हर बच्चा जो है यूनिक होता है, सब में अलग अलग अपना अलग अलग टैलेंट है। आप अलग विद्या के माहिर हैं, हम लोग अलग विद्या के माहिर हैं, सभी लोग अपना अपना टैलेंट रखते हैं।
जो इंजीनियर है वो ज़रूरी नहीं है अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सके, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी डांसर अच्छा हो सके, जो डांसर अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि सिंगर हो सके, जो सिंगर अच्छा है वो ज़रूरी नहीं है कि पेंटिंग अच्छी कर सकता हो। सब में अपना अपना हुनर है, सब अपने अपने हुनर के माहिर हैं। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भाई इस रिपोर्ट के ज़रिए एक्चुअल में पता लगता है कि बच्चा जो है क्या चीज़ जो है टैलेंट लेकर, उसकी क्या योग्यता है जो लेकर पैदा हुआ है, उस फील्ड में आगे डाला जाए। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, तो बच्चे की इंटेलिजेंस के बारे में पता लगता है। 2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। रिपोर्ट के अंदर जैसा दिया है, किसी बच्चे को नहीं होता था ना मेरे को जो चीज़ें याद रहती थी ना मैं ध्यान देता था पढ़ाई में, क्योंकि एक समाज में डरा चला आ रहा है। पेरेंट्स अभी ये बोलते हैं लिख लिख के याद करके दिखाओ, लिख लिख के याद करके दिखाओ। अब हमारे जैसे पर्सन को तो सुनकर याद होता था, मैं बोलकर बहुत ज़्यादा याद कर सकता हूँ, लिखने वाले में मेरे को आता था बहुत ज़्यादा आलस। लेकिन हमारे पेरेंट्स को भी जैसे परवरिश हुई है वैसे ही वो आगे बता रहे हैं, तो उनका भी कहना यही था लिख लिख के याद करके दिखाओ। जब धीरे धीरे मैंने एनालिसिस किया कि यार लिख कर मुझे चीज़ें याद नहीं होती, जब मैं बोलता हूँ तो जल्दी याद कर लेता हूँ। तो वैसे ही आज के ज़माने में इस जो टेस्ट है DMIT टेस्ट, जो कि एक तरह से बच्चों के लिए गॉड गिफ्ट है या बहुत अच्छा जो है ज़रिया है बच्चों का ये पता लगाने का कि उनको चीज़ें कैसे याद हो। अब मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ। बच्चों में क्या है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो इस रिपोर्ट में दिया हुआ आता है CQ लेवल, उनका क्रिएटिविटी क्वोशेंट कैसा है। अगर बच्चा बिल्कुल एकाग्र नहीं है, कभी आपने महसूस किया हो कि बच्चा बुक लेके बैठा है पढ़ रहा है और 1 घंटे बाद अगर आप पूछते हैं कि आपको क्या ये याद हुआ, तो 70% उसके दिमाग से आउट हो जाता है, 30% ही वो कैरी करता है। इसका मतलब 1 घंटा कर क्या रहा था, पढ़ तो रहा था लेकिन चीज़ें उसके दिमाग ने कैरी नहीं की, दिमाग में याद नहीं रहा। और कैरी करने का काम हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है और इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करा के राइट ब्रेन में स्टोर करता है। लेकिन ना राइट ब्रेन बैलेंस है ना लेफ्ट ब्रेन बैलेंस है, तो उसको हम बैलेंस करने की इस रिपोर्ट के ज़रिए हम बताते हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे जो है कंसंट्रेशन तो उनका है या नहीं है, लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ को ध्यान से पढ़े, लेकिन कौन से लर्निंग पैटर्न से पढ़े, वो 3 तरह के पैटर्न है। क्या उन्हें देखा हुआ बहुत याद होता है, क्या वो सुना हुआ बहुत याद रखते हैं, क्या वो लिख लिख के याद करते हैं। तीनों में से जो पैटर्न उन बच्चों का बहुत बेस्ट दिया हुआ आता है, अगर उसी पैटर्न से कराया जाए उनको याद, तो वो चीज़ें जल्दी याद कर लेंगे और उनका ध्यान लगने लगेगा और मन भी लगेगा। तो लर्निंग पैटर्न का विशेष ध्यान रखा जाए पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए। सर वाकई में आपने बहुत शानदार तरीके से चीज़ बताई। एक्चुअली ये जो आपने सबसे ज़्यादा मतलब ये समझ लो, ये शायद मेरी भी प्रॉब्लम रही है। क्या जो हमारा मतलब पेरेंट्स का ये पूछना है कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो हम उसको बहुत अच्छी परवरिश दे रहे हैं, हर चीज़ उसके जो चाहिए उसको ला के दे रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है या फिर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है सर? आपका कहना एकदम वाजिब है और अक्सर पेरेंट्स भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन मैं फाइन मोटर स्किल या ग्रोस मोटर स्किल, काइनेस्थेटिक मोड, अगर ये तीनों बहुत अच्छे हैं तो वो बेशक स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है। किसी का अगर लैंग्वेज इंटेलिजेंस बहुत अच्छा दे रखा है तो उसकी लैंग्वेज में इतनी अच्छी पकड़ होगी कि बहुत अच्छा जो है कवि बन सकता है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकता है। वो लैंग्वेज का इतना माहिर होगा कि वो लैंग्वेज का टीचर बन सकता है, वो राइटर अच्छा हो सकता है और कविताएं अच्छी लिख सकता है। इस तरह की जो है बच्चों के अंदर टैलेंट होता है तो वो रिपोर्ट के अंदर दी जाती है। किसी का लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है तो इंजीनियरिंग अच्छी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति जो है इंटरपर्सनल है तो वो स्टेज पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो स्टेज पर आना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो स्टेज के बिना उनको मज़ा नहीं आता, जिम करते हैं। और हम लोगों को अगर देखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 या 4 लोगों के आगे बोलने में झिझकते हैं, तो सबका अपना इंटेलिजेंस है जो रिपोर्ट में दिया हुआ था, उस अकॉर्डिंग हम बच्चों को गाइड करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन